आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी इंसान के बिहेवियर और दिमाग के प्रोसेसेस को समझने का साइंटिफिक तरीका है। जैसे व्हाई पेशेंट क्राइज बिफोर इंजेक्शन, व्हाई सम नर्सेस स्टे calm during emergencies, why child fear of hospital. The word psychology come from a two Greek word. Psyche means mind and logi means study. Psychology दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें साइकोलॉजी का मतलब है माइंड या सोल और लॉजी का मतलब है स्टडी या ध्यान करना। जैसे आपने पहले पढ़ा है, बायोलॉजी इज अ लाइफ ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड, मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी में यूज़ होने वाले कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, जैसे कि कॉन्शियसनेस, अटेंशन, इमोशन, परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, मोटिवेशन एटसेट्रा। तो एक एक करके हम समझते हैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मीनिंग। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग। ये हमारी जागरूकता होती है, हम किस हालत में हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस की तीन स्टेट्स होती हैं: कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटेंशन। अटेंशन इज फोकसिंग ऑन मेंटल एनर्जी ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। जब हम अपना पूरा ध्यान किसी काम पर लगाते हैं, उसे अटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्सिंग लिसनिंग केयरफुली टू द डॉक्टर्स ऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेप्शन की। परसीव करना, परसेप्शन इज हाउ वी इंटरप्रिटेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंसेस। जो हम अपनी चीज़ें मतलब हम चीज़ों को कैसे समझते हैं या कैसे परसीव करते हैं। यूजुअली हम परसेप्शन कैसे करते हैं? बाय सेंसेस। हम अपने सेंसेस से चीज़ों को समझते हैं और फिर उसे अपनी प्रीवियस नॉलेज से कोरिलेट करके परसीव करते हैं, उसे कहते हैं परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, वन पेशेंट सी इंजेक्शन एज अ पेनफुल, अनदर अनदर परसीव इट एज अ वेरी हेल्पफुल। अगला कॉन्सेप्ट बात करते हैं, हम साइकोलॉजी में यूज करेंगे, दैट इज लर्निंग। लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से हमारे बिहेवियर में कुछ परमानेंट चेंज आता है, उसे लर्निंग कहते हैं। जैसे आफ्टर प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट लर्न्स IV cannulation. Next concept we learn, we use in psychology is memory. Memory is the ability to store and recall information. दिमाग में इंफॉर्मेशन को रखना, उसे याद करने को मेमोरी कहते हैं। जैसे हम धीरे धीरे लर्न करेंगे व्हाट आर द ड्रग डोसेजेस वी आर यूजिंग फॉर डिफरेंट पीपल फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। नेक्स्ट इज थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब क्या है? थिंकिंग इज अ मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। दिमाग में चलने वाले विचारों की प्रक्रिया को हम थिंकिंग बोलते हैं। जैसे चूजिंग और डिसाइडिंग द राइट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Next is motivation. What is motivation? Motivation is a force that drives one behavior. जो हमें कोई काम करने के लिए पुश करता है, वो मोटिवेशन है। जैसे पेशेंट फॉलो करता है किसी डाइट को फॉर आफ्टर सम मोटिवेशन। किसी मोटिवेशन की वजह से वो किसी पैटर्न को फॉलो करता है, या हम बोल रहे हैं डाइट को फॉलो करता है। जैसे आफ्टर डायबिटीज, आफ्टर हैविंग अ डायबिटीज, अ पेशेंट फॉलो डायबिटिक फूड, टेकिंग डायबिटिक फूड और लो कैलोरी डाइट। तो वो मोटिवेटेड होता है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, इसलिए वो उस डाइट को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इज इमोशंस। इमोशंस आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक जॉय, फियर, एंगर, सैडनेस। जज्बात जो हम महसूस करते हैं, खुशी होना, गुस्सा होना, दर्द होना, एंगर एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल, एक पेशेंट सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले बहुत एंशियस होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की ओरिजिन की, कि साइकोलॉजी कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो हम इसमें डिफरेंट थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, कि सबसे पहले
जो थॉट आया साइकोलॉजी का वो था स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली विलियम वुंड या पी टिचनर की तरफ से आया था। स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली इसका बेसिक आइडिया क्या था? इट ब्रेक्स कॉन्शियसनेस इनटू बेसिक एलिमेंट्स लाइक सेंसेशन एंड फीलिंग। मतलब ये अप्रोच दिमाग के छोटे छोटे हिस्सों को समझने की कोशिश करती है। जैसे हम किसी पेशेंट्स के सिम्पटम्स को सेपरेटली समझने की कोशिश करते हैं, उसे पेन क्यों हो रहा है, एंग्जायटी क्यों हो रही है या उसका मूड कैसा है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अगला थॉट आया, थॉट ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज बिहेव फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म ये किसने दिया था? विलियम जेम्स ने। फंक्शनलिज्म स्टडी करता है कि हाउ मेंटल प्रोसेसेस हेल्प अस टू अडेप्ट। मतलब ये दिखाता है कि माइंड हमें कैसे सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने में मदद करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ पेशेंट अडेप्ट टू पर्टिकुलर इलनेस, हॉस्पिटल hospitalization या एक particular disability. It also encourages development of rehabilitation and coping strategies in nursing care. ठीक है? तो this functionalism help us to study that. Next comes the thought of psychology is, school of psychology भी इसको बोलते हैं, is behaviorism. What is behaviorism? Behaviorism says behavior is learned through conditioning and reinforcement. मतलब environment shape करता है किसी behavior को by learning. Okay, कैसे? बिहेवियरिज्म सेज दैट बिहेवियर इज लर्न थ्रू कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट। इसके हिसाब से बिहेवियर सीखा जाता है रिवॉर्ड या पनिशमेंट से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पनिशमेंट दूं कि आपको सबको ग्रीट करना है, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब आपको जाने नहीं दिया जाएगा, सैटरडे संडे नाइट पास नहीं मिलेगा, दैट and then if because of that punishment you learn to greet, that is a behaviorism, that is learned through rewards and punishment. That behavior is changed through रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यूजिंग रिवॉर्ड्स फॉर मेडिकेशन कंप्लायंस। बच्चों को हम बोलते हैं कि आपको ये मिलेगा अगर आप दवाई टाइम पे लोगे, ठीक है? तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम यूज किए जाते हैं एडिक्शन, डी एडिक्शन को दूर करने के लिए। डी एडिक्शन प्रोग्राम्स में एडिक्शंस को दूर करने के लिए, फोबियाज को दूर करने के लिए। वेट लॉस में भी हम यूजुअली कि आपने अगर इस महीने इस टारगेट वेट को अचीव कर लिया, देन यू विल गेट दिस वन फॉर रिवॉर्ड्स। रीइंफोर्समेंट पेशेंट को ट्रीटमेंट कंप्लायंस में भी दिया जाता है, जैसे कि अगर वो पेशेंट पर्टिकुलरली इस मेडिकेशन को अडेयर करेगा, डायबिटिक पेशेंट्स इस डायबिटिक ड्रग को कंटिन्यू लेते रहेंगे तो उन्हें कोई पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलेगा या उनकी विजिट कम हो जाएगी, ठीक है? इट इज वाइडली अप्लाइड इन साइकेट्रिक एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग, दैट behaviorism learning principles, ठीक है? नेक्स्ट कम्स साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस सेज बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स। मतलब हमारे छुपे हुए इमोशंस और बचपन की यादें बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। इसका बेसिक कोर आइडिया ये सिगमंड फ्रूड ने दी थी, ये थ्योरी। ये स्कूल ऑफ थॉट सिगमंड फ्रूड या जंग या एडलर, ये तीनों थ्योरिस्ट हैं, इनकी तरफ से आया था। इन इसका बेसिक आइडिया यही था कि हमारी जो बिहेवियर है इट इज डिराइव्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स, conflicts and early childhood experience. How it is relevant in nursing? It helps nurses to understand patients anxiety, denial and different defense mechanism. What are defense mechanism? जो आगे आने वाले हम चैप्टर्स में यूज करेंगे कि हम किसी अनस्ट्रेसफुल या डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज करते हैं उनसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कई बार कुछ चीज़ों को किसी की डेथ के बाद हम सबसे पहला रिएक्शन क्या आता है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज़ अ डिनायल। मतलब हम किसी के मरने पर उस दुःख को दूर, मतलब
पहले आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना कि वो मर गया है, तो हमारा एकदम से पहला रिएक्शन क्या होता है? डिनायल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज अ डिनायल, दिस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। These defense mechanism or this psychoanalysis is useful in also is also useful in therapeutic communication and psychiatric nursing also. It also explains psychosomatic symptoms. What are these psychosomatic symptoms? These are the physical symptoms without any medical explanation. Okay, next is next school of thought is humanistic psychology. What is that? It is given by Maslow and Rogers. Basically, it is based on Maslow hierarchy of needs. Humanistic psychology focus on personal growth and self-actualization. How the core idea behind this is it emphasizes personal growth, self actualization, empathy and holistic care. मास्लो हायरार्की की कुछ नीड्स थी, मास्लो हायरार्की थ्योरी थी, जिसमें माना जा रहा था कि हम अपनी नीड्स को, अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएँ, तो हम आगे बढ़कर अगली नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी बेसिक नीड्स है फिज़ियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हम रोटी, कपड़ा, मकान जिसे बोल सकते हैं। देन कम्स सेफ्टी नीड्स, देन कम्स नीड्स फॉर लव एंड बिलॉन्गिंगनेस, देन कम्स सेल्फ एस्टीम नीड्स, देन कम्स सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नीड्स। ओके? अ, ये बेसिकली क्यों नर्सिंग में इसका क्या रेलेवेंस है? दीज आर द बेसिक फाउंडेशन फॉर पेशेंट सेंटर्ड एंड होलिस्टिक नर्सिंग केयर। ठीक है? इट प्रमोट्स एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स इन नर्सिंग प्रैक्टिस। ओके, पेशेंट सेंटर्ड केयर और थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंसान को एक कंप्लीट व्यक्ति के रूप में देखती हैं, जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। ओके, next come the school of thought is positive psychology. What is that? Positive psychology basically सैलगम ने दी थी। ठीक है? पॉजिटिव साइकोलॉजी स्टडीज स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस एंड रेजिलियंस. The basic focus is towards what are the strength, resilience and happiness and well-being instead of इलनेस। मतलब हम बीमारी की बात नहीं करते, हम मुश्किल से लड़कर कैसे वापस आ सकते हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी की बात करते हैं, मतलब ठीक है। द बेसिक आइडिया इज पॉजिटिविटी, ये हमारी स्ट्रेंथ और वेलबींग पर फोकस करता है। जैसे कि हम पेशेंट्स की हेल्प करते हैं उनकी होप बिल्डिंग में या कोपिंग स्किल्स को एनहेंस करने में, तो ये साइकोलॉजी यहाँ पर काम आती है। ओके, नेक्स्ट कम कॉग्निटिव साइकोलॉजी। व्हाट इज दैट? इट इज गिवन बाय पेजेट एंड एरन बैक। ठीक है? को इसका कोर आइडिया यह था कि हमारे थॉट्स, परसेप्शन और हमारे बिलीफ इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इमोशंस और बिहेवियर को। ठीक है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी फोकस ऑन थॉट्स एंड बिलीव्स, दैट दीज थॉट्स एंड बिलीव्स इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। ओके, हम कैसे सोचते हैं ये हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। जैसे अ, मतलब एक थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, हम इस थेरेपी को अप्लाई करते हैं अपनी बिलीव्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर एलिमेंट, लाइक कोई भी साइकेट्रिक एलिमेंट बोल सकते हैं हम, जैसे कि ओसीडी का एग्जाम्पल लेते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें हम सीबीटी यूज करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, to relieve that symptoms which an OCD patient has। ठीक है? ये हमारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को एनहेंस करने में मदद करता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है? हमारे नेगेटिव सिम्टम्स को कम करता है बेसिकली। नेक्स्ट कम स्कूल्स ऑफ थॉट इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। व्हाट इज दैट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? Gestalt psychology is the whole is greater than the sum of its part। मतलब गेस्टाल्ट, पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा था ना कि छोटे छोटे टुकड़ों को पढ़ना है। अभी उन्होंने बोला कि छोटे छोटे टुकड़ों को पढ़ने की बजाय पूरे को पढ़ना या पूरे को समझना इज बेटर। पेशेंट को एक पूरा होलिस्टिक व्यू देता है। ठीक है? सिर्फ सिम्टम्स को नहीं देखना है, हमें पूरे पेशेंट्स की होलिस्टिक केयर को अप्रोच करना है। ठीक है? द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। It basically focus on perception and holistic growth। ठीक है? नर्सेस व्यू द पेशेंट एज अ होल पर्सन, माइंड बॉडी दोनों को एक साथ मिलकर, माइंड बॉडी स्पिरिचुअल सोशल स्ट्रेंथ सबको एक साथ देखती है, नॉट जस्ट अ डिजीज एलिमेंट। ठीक है? इट सपोज होलिस्टिक असेसमेंट एंड इंटीग्रेटेड केयर प्लानिंग।
इट इज यूजफुल इन मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन नर्सिंग में, ठीक है। नेक्स्ट कम स्कूल ऑफ थॉट इज एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। व्हाट इज दैट एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी? दैट बिहेवियर इज शेप्ड बाय एवोल्यूशन एंड सर्वाइवल नीड्स। आपने एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, डार्विन की। ये भी वही आइडिया को आगे लेकर आती है कि ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय एवोल्यूशनरी एंड अडेप्टेशन, थ्रू एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन, थ्रू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका नर्सिंग में क्या रेलेवेंस है? इट एक्सप्लेन स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, जैसे कि फाइट एंड फ्लाइट। आप पढ़ोगे आगे व्हाट इज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी में हार्मोन होते हैं एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, जो हमारी फाइट और फ्लाइट में मदद करते हैं। फाइट मीन्स लड़ो, फ्लाइट मीन्स भाग जाओ। मतलब अगर सिचुएशन को आप टकरा सकते हो तो उससे फाइट करो, अगर आप सिचुएशन आपकी हद से बाहर है तो फ्लाइट, उसे छोड़ दो और पीछे हट जाओ। दैट इज फाइट एंड फ्लाइट। इमरजेंसी में हमारी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती है, ठीक है। इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द केयर गिवर्स बिहेवियर एंड बॉन्डिंग, ओके। इट इज यूजफुल इन डिजीज, डिजास्टर नर्सिंग, इमरजेंसी केयर एंड पब्लिक हेल्थ, ओके। नेक्स्ट कम नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की। एक एक करके हम इन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ इन्हीं स्कूल्स ऑफ थॉट की, कि बेसिक इनका कोर आइडिया क्या है और कैसे ये नर्सिंग में अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की, जिसमें उन्होंने समझा कि माइंड एक बेसिक एलिमेंट है, जो बेसिकली ये थॉट सिम्टम्स को एनालाइज करने में, या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, या मेंटल की स्टेट किस स्थिति में है इंसान, उसको समझने में मदद करती है। नेक्स्ट इज फंक्शनलिज्म, जो मेंटल प्रोसेस को कैसे वो अडेप्ट करते हैं इनको समझता है। ये प्रिंसिपल ज्यादातर यूज होते हैं रिहैबिलिटेशंस में या कोपिंग स्ट्रैटेजीज में, ठीक है। नेक्स्ट कम बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म बेसिकली कि हम किसी भी बिहेवियर को कैसे लर्न करते हैं, वाया कंडीशनिंग और एनी अदर मीन्स, दैट कम्स इन दैट बिहेवियरिज्म। हम ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं किसी भी माल अडेप्टिव बिहेवियर को मॉडिफिकेशन में या कंप्लायंस में। नेक्स्ट कम साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में क्या करते हैं? मानना है कि हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स हमारे लाइफ को चेंज करते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी प्रेजेंट लाइफ को चेंज करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में दे हेल्प इन यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म एंड मेंटेनिंग या मेकिंग थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन बिटवीन। थर्ड इज थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन, बातचीत बिटवीन पेशेंट एंड द केयर गिवर, विच हेल्प हिम टू इम्प्रूव हिज एलिमेंट, ठीक है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, सॉरी ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल, ह्यूमनिस्टिक थॉट ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसका मानना है कि इंसान ग्रोथ, कोर आइडिया इसका बेसिकली ग्रोथ, एम्पैथी, नीड्स और हायरार्की, नीड्स हायरार्की पर बेस है कि इंसान अपनी बेसिक नीड्स को फुल करने के बाद अप्रोच करता है हायर लेवल ऑफ नीड्स में। ये बेसिकली इसका नर्सिंग में क्या एप्लीकेशन है? ये पेशेंट सेंटर केयर और मास्लो हायरार्की की नीड्स बेसिक थ्योरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट कम पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी कोर आइडिया क्या है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है इस पे फोकस करता है, हमारे रेजिलियंस पर, मतलब मुश्किलों से लड़कर हम कैसे बाहर निकलते हैं, और हमारे वेलबींग पर। नर्सिंग में कहाँ अप्लाइड होता है? बर्नआउट को। बर्नआउट क्या होता है? जब बिल्कुल हम थक हार जाते हैं, बिल्कुल, दैट इज बर्नआउट। उसको प्रिवेंट कैसे करना है और हमारी होलिस्टिक वेलनेस को कैसे इंप्रूव करना है। नेक्स्ट कम कॉग्निटिव थॉट्स। कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इट बेसिकली मानना है कि हमारे थॉट्स जो है हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कहाँ काम आता है? एजुकेशन में, हेल्थ एजुकेशन देते वक़्त, या फिर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को किसी एलिमेंट में यूज़ कर रहे हैं, दैट पेशेंट केयर में तो। देन कम्स गेस्टाल्ट थॉट ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसका मानना है कि किसी छोटे-छोटे इंसान के छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स की जगह हम पूरे इंसान पे फ़ोकस करें, उसकी फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेल-बीइंग पे, तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ बिहेवियर को। तब हम स्टडी कर सकते हैं हेल्थ को, या मतलब समझ सकते हैं। दिस इज
द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसमें होलिस्टिक नर्सिंग केयर और रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट कम्स एवोल्यूशनरी थॉट ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज की, और डिजास्टर नर्सिंग में मतलब ड्यूरिंग डिजास्टर हाउ वी बिहेव। देन कम्स हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी यूज्ड इन नर्सिंग, कि डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल जो हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं। इनको एक एक करके हम समझेंगे और बात करेंगे इन प्रिंसिपल्स की। तो साइकोलॉजी के ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो नर्सिंग प्रैक्टिस में डायरेक्टली हेल्प करते हैं। इनसे नर्स को पेशेंट को समझने, उसका बिहेवियर समझने, उसके बिहेवियर को रीड करने और बेटर केयर प्लान बनाने में ये हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पेशेंट इज यूनिक। इस प्रिंसिपल में हम कहते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर पेशेंट की पर्सनैलिटी, सोच, इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंस, कोपिंग स्टाइल सब अलग-अलग होते हैं, जैसे आपके भी होंगे। इसलिए एक ही ट्रीटमेंट या एक ही अप्रोच सभी पेशेंट्स के सेम इफ़ेक्ट नहीं देगी। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, एक पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है, वो उसको रो कर, चिल्ला कर बिल्कुल एक्सप्रेस करेगा। दूसरे के अंदर इतनी कैपेसिटी है, वो बहुत ही टॉलरेबल होगा, वो साइलेंट लेगा। पर ऐसा नहीं है ना, अगर वो दोनों पेशेंट्स को पेन है किसी भी सर्जरी के बाद, तो हमें दोनों को मेडिकेशन देनी है। बट दोनों का दिखाने का तरीका अलग-अलग है, ठीक है? एक रो कर चिल्ला रहा है, एक शांत बैठा है। पर हम उसके एक्सप्रेशन से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि ही इज़ ऑल्सो इन पेन। एक पेशेंट को इंजेक्शन देखकर एंग्ज़ियस हो जाता है, दूसरा बिल्कुल नॉर्मली इंजेक्शन लगवा लेता है, ठीक है? दिस इज़ द इंडिविजुअल डिफरेंस। 2 पेशेंट्स अलग-अलग डिफरेंस है ना उनके किसी भी चीज़ को लेकर, सब मतलब एक्सपीरियंस के करने का। एक एल्डरली पेशेंट इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करता है, जबकि एक यंग पेशेंट है बहुत केयरलेस होता है। ठीक है? देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉज़ एंड इफेक्ट। हर बिहेवियर का कोई ना कोई कॉज होता है। इस प्रिंसिपल का मतलब है पेशेंट का कोई भी बिहेवियर हो बिना वजह नहीं होता। हर रिएक्शन, हर इमोशन, हर एक्शंस के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। नर्सिस का काम है उस बिहेवियर और कॉज को समझना, सिर्फ बिहेवियर को जज नहीं करना। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक पेशेंट खाना नहीं खा रहा है, हो सकता है उसे नोजिया हो सकता है वो बहुत डिप्रेस्ड हो, या उसका टेस्ट चेंज हो चुका है, ठीक है? बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है, कारण अलग-अलग हो सकता है। उसको हो सकता है पेरेंट्स से दूर है, उसकी एंग्ज़ायटी हो सकता है उसको पेशेंट्स को हॉस्पिटल का डर हो बच्चे को, ठीक है? अ डायबिटिक पेशेंट नॉट फॉलोइंग डाइट, कई कारण हो सकते हैं, उसकी नॉलेज नहीं हो, उसको क्या पता कि मुझे ये खाना नहीं खाना, ठीक है? या फिर कोई मोटिवेशन का इश्यू हो, दैट इज़ कारण, ठीक है? कोई ना कोई वजह होती है किसी भी बिहेवियर के पीछे। जैसे डायबिटिक पेशेंट डाइट को फॉलो नहीं कर रहा, उसके कई कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेशन, मतलब पेशेंट अडेप्ट करता है इलनेस, अडैप्ट करता है इलनेस से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट होता है। जब पेशेंट किसी इलनेस, इंजरी, सर्जरी या हॉस्पिटलाइजेशन से गुजर रहा होता है, तो धीरे धीरे उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है, उसके साथ जीना सीखता है। जैसे एम्पुटेशन क्या होता है, किसी पार्ट को काट दिया जाए, तो वो जो एम्पुटेटेड डिसेबल पर्सन है, वो धीरे धीरे उस प्रॉब्लम के साथ, उस एम्पुटेटेड पार्ट जो हो गया है उसका, उसके साथ जीना सीखता है। एक एग्जांपल और देते हैं, अ न्यू डायबिटिक पेशेंट स्लोली अडैप्ट टू टेकिंग इंसुलिन इंजेक्शंस। अ पेशेंट विद डिसेबिलिटी लर्न्स टू वॉक थ्रू व्हीलचेयर और थ्रू वॉकर, ठीक है? एक आईसीयू पेशेंट आईसीयू पेशेंट्स नॉइज एंड प्रोसीजर के साथ एडजस्ट हो जाता है, मतलब टू 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 हमेशा आईसीयू में आवाज आती रहती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ड्राइवर बिहेवियर, मतलब व्हेन पेशेंट्स आर मोटिवेटेड दे फॉलो ट्रीटमेंट बेटर। मोटिवेशन वो फोर्स है जो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट फॉलो करने में, एक्सरसाइज करने में, दवा लेने में, हॉस्पिटल के रूल्स को ओबे करने के लिए पुश करता है। अगर पेशेंट को सही मोटिवेशन मिले तो वो अपना बिहेवियर इजीली चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जब नर्स पेशेंट्स को एक्सप्लेन करती है कि बीपी कंट्रोल करना फ्यूचर स्ट्रोक से, स्ट्रोक क्या होता है, इट्स ब्रेन हैमरेज टाइप का, या इंट्रासेरिब्रल ब्रीक, या इंट्रासेरिब्रल एक्सीडेंट को भी सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट सीवीए जिसको बोलते हैं, उससे बचाएगा। तो अगर बीपी कंट्रोल रहेगा तो हो सकता है उसको सीवीए ना हो, और अगर वो बीपी कंट्रोल नहीं करेगा तो हो सकता है उसे फ्यूचर में सीवीए, सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक हो सकता है।
ठीक है? तो वो उससे बचने के लिए मोटिवेटेड रहेगा कि नहीं, मुझे अपना बीपी कंट्रोल रखना है हमेशा। अगर हमें किसी पेशेंट का वेट लॉस करवाना है, तो वेट लॉस पेशेंट्स रिवॉर्ड सिस्टम से मोटिवेटेड रहता है। मतलब अगर उसने टारगेट 2 किलो या 3 किलो या 1 किलो पर वीक लॉस कर लिया और उसे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो मोटिवेट होगा उसको कम करने के लिए। एडिक्शन थेरेपी में मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? कि हमें इस एडिक्शन को छोड़ना है, इस भी एडिक्शन की वजह से मेरी लाइफ सफ़र हुई है, मेरी फैमिली सफ़र हुई है, तो अब मुझे आगे नहीं करना है। अगर हम वो मोटिवेटेड रहेगा, तो वो कभी भी दोबारा उस एडिक्शन, उस नशे के पीछे नहीं जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज़ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। मतलब नर्सेस अपने एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। नर्सेस इम्प्रूव करती है अपने स्किल को थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बाद हम टीचर भी अच्छे हो जाएँगे। जितना ज़्यादा नर्स प्रैक्टिकल सिचुएशन को हैंडल करती है, उतनी ज़्यादा उसके स्किल्स शार्प होते जाते हैं। हर केस, हर इमरजेंसी, हर प्रोसीजर एक कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। ए नर्स बिकम फास्टर एंड मोर कॉन्फिडेंट इन आईवी कैनुलेशन आफ्टर प्रैक्टिसिंग सो मेनी पेशेंट्स, ओके? ड्रेसिंग चेंज करना या इंजेक्शन देना या सीपीआर की हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, उतने हम बेटर होते जाते हैं, ठीक है? कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन अगर हम हैंडल करते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो हमारे लिए वो डिफिकल्ट सिचुएशन अब डिफिकल्ट ना रहकर ईज़ी हो जाती है, ओके? Next is principle of holistic approach. What is that? बॉडी, माइंड, इमोशन, सोशल फैक्टर, दे ऑल आर इम्पोर्टेंट। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है पेशेंट को सिर्फ एक बॉडी या डिजीज के रूप में नहीं देखना, बल्कि एक पूरे इंसान के रूप में देखना, जिसमें उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सभी एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन देना ही काफ़ी नहीं होता, उसके इमोशंस को समझना, उसकी स्ट्रेस, उसकी फैमिली सपोर्ट देना, बिलीफ को समझना, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। पेन मैनेजमेंट में भी सिर्फ फिजिकल थेरेपी काम नहीं करती, हम काउंसलिंग भी करते हैं, फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं, तब जाके पेन मैनेजमेंट एक फ्रूटफुल साबित होता है। फॉर अनदर एग्जाम्पल, पोस्ट सर्जरी रिकवरी में पोस्ट सर्जरी जो रिकवरी होती है, वो पेशेंट की माइंडसेट पर डिपेंड करती है, उसकी मोटिवेशन पर डिपेंड करती है, उसकी डाइट पर डिपेंड करती है, वो कितना रेस्ट ले रहा है, कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है? उसकी इमोशनल स्टेट कैसी है, ये सब इफ़ेक्ट करते हैं पेशेंट की पोस्ट सर्जरी रिकवरी, ओके? सो ये सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल थे। इनको यूज़ करके नर्स पेशेंट को बेटर समझ सकती है और उनकी नीड्स पर फ़ोकस कर सकती है। और ये पेशेंट की जो हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, उनको पर्सनलाइज़, इफ़ेक्टिव और ह्यूमन सेंटर्ड केयर देने में हेल्प करते हैं, ये सारे प्रिंसिपल, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं ब्रांचेज़ ऑफ साइकोलॉजी की, ओके? तो व्हाट आर द ब्रांचेज़ ऑफ साइकोलॉजी वी यूज्ड, मतलब वी अप्लाई। तो ब्रांचेस बेसिकली 2 भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी बहुत ही वास्ट है, तो हम इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। अ, प्योर साइकोलॉजी में क्या आता है? इट बेसिकली फोकस ऑन थ्योरीज, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। प्योर साइकोलॉजी में हम बात करते हैं उन बेसिक रूल्स की, जो माइंड की फंक्शनिंग और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ने में मदद करते हैं। ये नॉलेज हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग बनाता है, जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, ठीक है? नर्सिंग के लिए प्योर साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज ये पेशेंट के बिहेवियर को समझने की फाउंडेशन बनाती है, ठीक है? तो इसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं। नंबर 1 इज जनरल साइकोलॉजी। इस ब्रांच में हम ह्यूमन की बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को कैसे समझते हैं? बाय लर्निंग द बेसिक प्रिंसिपल्स, जैसे कि थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, परसेप्शन, अटेंशन एटसेट्रा, ओके? नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। नर्स पेशेंट की मेमोरी, अटेंशन स्पैन और थिंकिंग प्रोसेस को स्टडी करके नर्स बेटर नर्सिंग केयर प्लान बना सकती है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कम्स इन प्योर साइकोलॉजी इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये ब्रांच इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बर्थ से लेकर ओल्ड तक स्टडी करती है, ठीक है? इसमें भी डिफरेंट ब्रांचेस आती हैं, जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी हो गई, एडोलेसेंट साइकोलॉजी हो गई, जेरियाट्रिक साइकोलॉजी
हो गई। जैसे जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो चाइल्ड के डेवलपमेंटल फेसेस को स्टडी करने में उस फेस में पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करना है, वो स्टडी करने में मदद करती है। सिमिलरली जेरियाट्रिक पेशेंट, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, विजन खराब हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं। तो हमारा जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उन प्रॉब्लम्स को समझ कर उनको दूर कैसे करना है, पेशेंट्स के थॉट प्रोसेस, जैसे भी हम बड़े होते हैं हमारा आईक्यू बढ़ता है, हमारा ईक्यू बढ़ता है, इमोशनल क्वेश्चन बढ़ता है, तो उस हिसाब से पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान भी चेंज होता है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वो हमारे को मदद करती है। नेक्स्ट कम सोशल साइकोलॉजी। ये स्टडी करती है कि ग्रुप, सोसाइटी और दूसरे लोग हमारे बिहेवियर से कैसे इन्फ्लुएंस हो कर हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। ये स्पेशली एग्जांपल है इसका टीम वर्क के लिए, ठीक है? आपको अगर ग्रुप प्रोजेक्ट देंगे, तो आप ग्रुप में कैसे काम करते हो? आपका बिहेवियर ग्रुप में कैसे डिफाइन होता है, ठीक है? पीयर प्रेशर में आप कैसे काम करते हो? पेशेंट का फैमिली पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या फैमिली का पेशेंट पर क्या इफ़ेक्ट है? ये सोशल साइकोलॉजी में हम ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ एब्नॉर्मल साइकोलॉजी। इट्स अ ब्रांच व्हिच डील्स विद मेंटल डिसऑर्डर और डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर। ये उन कॉजेज़ को, उन सिम्पटम्स को ट्रीट करने के बारे में स्टडी करता है। एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन हो गया, एंग्ज़ायटी, फोबिया, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। तो नर्सिंग मेंटल हेल्थ केयर में ये एब्नॉर्मल साइकोलॉजी डील करती है। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये ब्रांच दिमाग, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स और बॉडी के इंटरनल सिस्टम और बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इन सब का उसको स्टडी करती है। दैट इज बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेस आया है तो क्या होगा, हमारे हार्मोन्स, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को स्टडी करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इट्स अ ब्रांच which deals with scientific experiment through हम बिहेवियर को, माइंड को स्टडी करते हैं थ्रू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ओके, वी लर्न मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर थ्रू एक्सपेरिमेंट। हम इसका एक एग्जांपल देती हूँ, मेमोरी टेस्ट, आईक्यू टेस्ट। आईक्यू से इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकलता है विच स्टेट्स हाउ मच इंटेलिजेंट दैट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, ये सारी जो जितनी भी अभी तक हम पढ़ के आए ये प्योर साइकोलॉजी की ब्रांचेस थी। ये बेसिकली साइकोलॉजी का फाउंडेशन बनाती है। ये बताता है कि बिहेवियर कैसे काम करता है, माइंड की फंक्शनिंग क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है। नर्सेस को पेशेंट को समझने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट को जरूर समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट कम applied psychology. What is that? Applied psychology uses psychological principle to solve real life problem. Apply करती है, ठीक है। Applied psychology वो ब्रांच है जिसमें हम प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल लाइफ में डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल में, स्कूल में हो गया, ऑफिस में हो गया, कोर्ट में हो गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो स्पोर्ट्स में यूज हो रही है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ये सब जगह ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिकल नॉलेज को अप्लाई करती है, ठीक है। तो हमने जैसे पढ़ा क्लिनिकल साइकोलॉजी ब्रांच मेंटल डिसऑर्डर के असेसमेंट, डायग्नोस और ट्रीटमेंट में मदद करती है। नेक्स्ट इज काउंसलिंग साइकोलॉजी। ये नॉर्मल डे टू डे प्रॉब्लम्स की काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, जैसे कि हम आपस में बात कर रहे हैं, स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज, कैरियर काउंसलिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। नर्सिंग स्टूडेंट्स को एग्जाम का स्ट्रेस है या बर्नआउट है तो वो काउंसलर हेल्प कर सकता है उनके उस बर्नआउट को, उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए। नेक्स्ट कम एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये लर्निंग, टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम बिहेवियर, मोटिवेशन, मेमोरी को स्टडी करती है। नर्सिंग एजुकेटर को स्टूडेंट को कैसे सिखाना है, कैसे मोटिवेट करना है, ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है। नेक्स्ट कम इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। एज द नेम डिस्क्राइब, ये ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में हेल्पफुल होती है। वर्क प्लेस पे बिहेवियर को कैसे स्टडी करना है, एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे एनहेंस करनी है, लीडरशिप स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये सारा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट कम हेल्थ साइकोलॉजी। ये ब्रांच है हेल्थ, जो कि डील करती है हेल्थ, इलनेस, बिहेवियर के साथ, लाइफस्टाइल के चेंज के साथ, पेशेंट वेलबींग पर फोकस करती है। जैसे स्मोक सिजेशन करना है अगर आपको, लंग कैंसर से बचना है, वेट लॉस करना है पर्टिकुलर डायबिटीज में जैसे हो गया, या थायराइड डिजीजेस में, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, क्रोनिक इलनेस से कैसे कोप करना है, हेल्थ साइकोलॉजी में आता है। नेक्स्ट इज फोरेंसिक साइकोलॉजी। ये बेसिकली लॉ और लीगल सिस्टम में इंपॉर्टेंट होती है।
वहाँ पर क्या प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं साइकोलॉजी के, जैसे कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, विटनेस के बिहेवियर को समझने में, ठीक है? नेक्स्ट कम एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये एथलीट्स को मोटिवेट करने में, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, उनके फोकस को इंक्रीज़ करने में, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में, इम्प्रूव करने में मदद करता है। ओलंपिक प्लेयर्स उनकी मेंटल टफनेस ट्रेनिंग कैसे करते हैं? थ्रू दीस हम उस स्टडी साइकोलॉजी की स्टडी को करके समझ सकते हैं। देन इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ये स्टडी करती है एनवायरनमेंट को, नॉइज, लाइटिंग, क्राउड, ठीक है, बिहेवियर को, उन वहाँ के बिहेवियर को समझ के अफ़ेक्ट करती है। जैसे हॉस्पिटल का नॉइज़ लेवल ज़्यादा होता है, तो पेशेंट की रिकवरी पे इफ़ेक्ट डालेगा, तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी वहाँ बेनिफिट देगी, वहाँ उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके कि इस पेशेंट को किधर रखना चाहिए, कहाँ पे कितना साउंड होना चाहिए, वो सबको मतलब स्टडी करने में हेल्प करती है। तो अप्लाइड साइकोलॉजी थ्योरी को रियल लाइफ़ सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कंपनी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मिलिट्री हो गया, ठीक है? नर्सेस के लिए अप्लाइड साइकोलॉजी स्पेशली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल एक प्रैक्टिकल सेटिंग है जहाँ पेशेंट बिहेवियर को समझना और मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं व्हाई साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग। इतना सब कुछ हमने कर लिया, लास्ट हम एक इम्पॉर्टेंट बात पे फोकस करते हैं कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस साइकोलॉजी इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं देना ना, बल्कि पेशेंट्स के इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर और उनके उनको कैसे कोप कर रहे हैं उस डिजीज के साथ, इसको भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी हमें पेशेंट के बिहेवियर को समझने में मदद करती है। नर्स को पेशेंट का बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट गुस्सा कर रहा है, एंग्शियस है, क्यों है? डरा हुआ है, क्यों है? ट्रीटमेंट मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है? यहाँ हम पेशेंट के बिहेवियर को समझेंगे। पेशेंट रो रहा है, क्यों? उसे क्योंकि डर लग रहा है इंजेक्शन से। पोस्ट सर्जरी पेशेंट इरिटेबल है, क्यों? क्योंकि उसे पेन हो रहा है, शायद एंग्जायटी हो रही है, ठीक है? यहाँ हमने कारण समझा पेशेंट का, ठीक है? तो वी आर अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट बिहेवियर थ्रू बाय स्टडिंग द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन विच इज नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है? यहाँ बात करके ट्रीटमेंट हो रहा है। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का मतलब है पेशेंट से प्रोफेशनली, एम्पैथेटिकली और इफेक्टिव तरीके से बात करना। साइकोलॉजी सिखाती है कि वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज पेशेंट पर क्या इफेक्ट डालता है। जैसे अगर पेशेंट बहुत एंग्शियस है, तो अगर हम काम होकर शांति से उससे बात करेंगे, तो वो भी रिलैक्स हो जाएगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन से पेशेंट को एक्सप्रेस करने के लिए इंकरेज करना, मतलब अगर हम पेशेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। व्हाट आर ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर वन वर्ड होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर लेबोरेटरी होता है। तो अगर हम पेशेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हो आज, ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करेगा, वो इंकरेज करेगा पेशेंट को उसका हाल बताने के लिए। एक्टिव लिसनिंग पेशेंट को फ़ील करवाता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग? जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो हम सर हिला रहे हैं, उसकी बात को रिपीट कर रहे हैं। दिस शोज़ द स्टाइल ऑफ एक्टिव लिसनिंग, ठीक है? नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग इमोशन इन अ स्ट्रेसफुल वार्ड। नर्सिंग वार्ड्स में, स्पेशली आईसीयू में या इमरजेंसी रूम में या ऑन्कोलॉजी वार्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो साइकोलॉजी हेल्प करती है नर्सेस को अपने इमोशंस को, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने में, और फिर पेशेंट्स के इमोशंस को भी कंट्रोल करने में, उसके रिश्तेदारों को इमोशंस को कंट्रोल करने में, ठीक है? फॉर एग्जांपल नर्सेस पैनिक नहीं करती ड्यूरिंग इमरजेंसी। कोई मर रहा है तो वो घबराती नहीं है, काम रहती हैं। एंग्री पेशेंट्स को भी बहुत कामनेस से हैंडल करती हैं, अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करती हैं थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ओके, नाउ next, why it's helpful, why we study psychology in nursing is it help in motivating patients for recovery. मोटिवेशन पेशेंट की हीलिंग को फास्ट कर देता है। साइकोलॉजी बताती है कि पेशेंट को कैसे एंकरेज और सपोर्ट करना है, ठीक है? जैसे डायबिटिक पेशेंट को कैसे हमें मोटिवेट करना है कि वो पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करे, ठीक है? एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को फिजियोथेरेपी कितने टाइम तक कंटिन्यू करनी है, क्यों कंटिन्यू करनी है, उसको बूस्ट करता है, मोटिवेट करते हैं, तभी वो आगे उस थेरेपी को कंटिन्यू करता है। एक टीबी पेशेंट, क्यों हमें पता है टीबी की मेडिसिन कंप्लीट लेनी है, अदरवाइज हम टीबी ठीक नहीं होगा, ठीक है? उसको सेकंड लाइन का ड्रग की ज़रूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर, जो ड्रग रेज़िस्टेंट टीबी बोला जाता है जिसे। तो टीबी की मेडिकेशन 6 टू 9 मंथ चलती है, तो हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि वो मेडिसिन से कम
एडहियर करें, मेडिसिन लेता रहे, ठीक है? इंस्पायर करते हैं हम पेशेंट को। नेक्स्ट इज़ होलिस्टिक केयर में हेल्प करता है नर्स, मतलब नेक्स्ट इज़ इट अप्लाइज़, मतलब हम साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज़ इट हेल्प इन होलिस्टिक केयर ऑफ पेशेंट, होलिस्टिक पेशेंट केयर। होलिस्टिक केयर में पेशेंट को एक पूरे इंसान के रूप में देखा जाता है, उसके माइंड, बॉडी, इमोशंस, फैमिली, कल्चर सब एक साथ इंक्लूड करते हैं। तो साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि सिर्फ सिम्पटम्स पर ही फोकस नहीं करना है, बल्कि पेशेंट के इमोशंस पर, उसकी सोशल नीड्स भी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी फोकस करना है। जैसे कि अगर पेशेंट पेन में है तो हमें उस पेन को ही नहीं ट्रीट करना, पेशेंट की एंजाइटी को भी दूर करना है, ठीक है? फैमिली को, उसकी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, पेशेंट की कल्चरल बिलीफ्स को भी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ रिहैबिलिटेशन, कोपिंग एंड रिहैबिलिटेशन। व्हाट इज़ दैट कोपिंग एंड रिहैबिलिटेशन? रिहैबिलिटेशन में पेशेंट्स को दोबारा नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मेंटल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अब रिहैबिलिटेशन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ रिहैबिलिटेशन में पेशेंट को, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे एम्पुटेशन हुआ, ठीक है? या कोई ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम के बाद वो दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ रहा है, तो या हम पेशेंट को कैसे वो उस इलनेस से पहले जीता था, उसी तरीके से वो बाद में भी जिए, उस प्रॉब्लम के बाद भी जिए, उसमें मदद करते हैं। जैसे वो अपनी डेली, जैसे पेशेंट इंजरी के बाद आ रहा है, तो वो कैसे ब्रश करेगा, अपने डेली एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को जिएगा, वो सब में मदद करते हैं। तो साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स के बाद उसको कैसे कोप करना है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, इन सब में भी मदद करती है। ठीक है? तो एक एग्ज़ाम्पल से पढ़ते हैं। स्ट्रोक के बाद पेशेंट को कई बार पैरास्थीसिया, पैरालिसिस हो जाता है, तो यहाँ हम पेशेंट को थेरेपी देकर उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, उसको थेरेपी से उसकी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करते हैं, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को। एक्सीडेंट के बाद पेशेंट के फ़ियर को ओवरकम करने में हेल्प करता है। फिजिकली डिसेबल्ड पेशेंट को उसके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने में मदद करते हैं। यहाँ पर साइकोलॉजी रेलेवेंट रहती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर नर्सेस, मतलब साइकोलॉजी सिर्फ पेशेंट्स के लिए हेल्प नहीं करती हमारे को, मतलब रेलेवेंस साइकोलॉजी का सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं है, हमारे खुद के लिए भी है। नर्सिंग एक हाई प्रेशर प्रोफेशन है, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हम पर, पेशेंट्स का, फैमिली का, सोसाइटी का। तो साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि हमें अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल बैलेंस, ठीक है? हम कई बार इतना स्ट्रेसफुल होते हैं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें मदद करती है। कई बार कोई ऐसा सिचुएशन सिनेरियो हो जाता है हॉस्पिटल में, वहाँ पर हम रिलैक्सेशन थेरेपी या कामनेस थेरेपी का यूज़ करके, रिलैक्सेशन थेरेपी का यूज़ करके अपने आप को काम करते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल बर्नआउट अवॉइड करने में कई टेक्निक्स हमारी मदद करती हैं। तो साइकोलॉजी सिर्फ पेशेंट के लिए रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए खुद के लिए भी रेलेवेंट है, ठीक है? नेक्स्ट साइकोलॉजी जो रेलेवेंट है पेशेंट एजुकेशन में, कैसे? पेशेंट एजुकेशन का मतलब है पेशेंट को उसकी डिजीज, उसके ट्रीटमेंट, उसके सेल्फ केयर के बारे में सही तरीके से समझाना। साइकोलॉजी हेल्प करती है पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल और लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करने में। जैसे एक एल्डरली पेशेंट है, वो बहुत स्लो पेस पे सीखेगा, ठीक है? और हमें उसे धीरे-धीरे एक्सप्लेन करना होगा कि मंडे को आपको ये सुबह लेनी है, ये दोपहर को लेनी है, शाम को लेनी है। उसके रेदर कोई यंग पेशेंट है तो उसे बोल सकते हैं कि दिन में 3 बार 8-8 घंटे मेडिसिन लेनी है, वो ले लेगा। बट कोई एल्डरली पेशेंट है या इलिटरेट पेशेंट है तो हमें उसे समझाना पड़ेगा, ठीक है? कि आपको इस समय पे लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, ठीक है? कई बार तो हमें इलिटरेट पेशेंट को पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके समझाना पड़ता है कि भाप कैसे लेनी है, स्टीम कैसे लेनी है, ठीक है? कोई भी प्रोसीजर आपको घर करना है, कपिंग थेरेपी, काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं जो हम उन्हें घर पे करने के लिए सिखाते हैं, ठीक है? तो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है? बच्चों को कई बार खेल-खेल में हम समझाते हैं कि ये काम ऐसे करना है, ठीक है? तो यहाँ साइकोलॉजी पेशेंट को एजुकेशन कैसे देनी है, किस लेवल से देनी है, किस तरीके से देनी है, साइकोलॉजी एक रेलेवेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी सिखाती है कि किस एज ग्रुप की क्या नीड्स है,
जो हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है? तो हम उसी नीड बेस्ड अप्रोच को यूज़ करते हुए थेरेपी प्लान बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्लान बनाते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन ईज़िली स्केयर्ड, मतलब बच्चे आसानी से डर जाते हैं, ठीक है? नर्सेज़ को उनको समझाने के लिए प्लेफुल कम्युनिकेशन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? ऐसे ही सिमिलरली जो टीनेजर्स हैं, उनकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम उस तरीके से उन्हें सिखाते हैं, ठीक है? एल्डरली पेशेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है सिखाने के लिए, उनको एम्पैथी देनी पड़ती है, ठीक है? उनको सपोर्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी हमें सिखाती है हर नीड बेस्ड केयर, हर व्यक्ति की क्या नीड्स हैं, किस तरीके से हमें सिखाना है। नेक्स्ट इज़ टीम वर्क एंड लीडरशिप। नर्सेज़ में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? साइकोलॉजी हमें बताती है कि कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या कोऑपरेशन स्किल्स, ठीक है? तो नर्सिंग कोऑर्डिनेट करना, इमरजेंसी में कौन एम्बू बैग देगा, कौन इंट्यूबेशन में मदद करेगा, कौन ऑक्सीजन लाइन, आईवी लाइन पे अटेंड कराएगा। तो हम एक टीम बेस्ड नर्सिंग, टीम अप्रोच लेते हैं। नहीं तो क्या होगा? कोहेजन होगा, लड़ाई हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है? कई बार वार्ड्स में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है, लीडर यूजुअली हेल्प करता है इसमें। टीम मेंबर्स कैसे सपोर्ट करेंगे कोई बिज़ी शिफ्ट में। ये सब यहाँ पर सारे साइकोलॉजी के ही प्रिंसिपल्स हैं जो नर्सेस यूज़ करती हैं, ठीक है? तो दोस्तों साइकोलॉजी नर्सिंग की फाउंडेशन है, इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो ये साइकोलॉजी हमें पेशेंट के बिहेवियर को समझने में, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, इमोशंस को हैंडल करने में, अपने एज़ वेल एज़ पेशेंट्स के स्पीडी रिकवरी स्पीड अप करने में, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में, इन सब में साइकोलॉजी हमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आप आगे और कौन से टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करें। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।